अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात, ख़तरात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो हैं बेशक के बार बार कहते रहें कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम बिल्कुल एक एज के ऊपर खड़े हैं। इसी तरीके से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है और जो ज़ाहिर है वज़ारत ख़ज़ाना की जो रिपोर्ट है वो भी इस बात की निशानदही कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट और मालियाती खसारे की दो धारी तलवार पर चल रहा है। और ये दो धारी तलवार जो है ये एक अरसे से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को लेकर मौजूद है और इसी की वजह से पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है वो लहूलुहान हुआ है। और ज़ाहिर है कि उसके अंदर अब जो सूरत हाल दरपेश है उसमें तरसीदात ज़र में भी कमी वाक़या हुई है। दरामदात ज़रूर कम हुई हैं लेकिन बरामदात उस रफ्तार से नहीं बढ़ी हैं, बल्कि दिखाई ये दे रहा है कि उसमें भी कमी होगी। सूरत हाल जो है वो यकीनन अपने अंदर बहुत से अंदेशे और वसवसे जो है वो लिए हुए है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान सियासी तौर पर भी एक अदम इस्तेहकाम के दौर में से गुज़र रहा है। पाकिस्तान का जो सनती पहिया है वो भी नहीं चल रहा है। सैलाब के बायस ज़राअत को भी जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो पहुँच चुका है और उस हवाले से भी जो ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है वो यकीनन तशवीशनाक हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की जो है वो कमी है और उसके नतीजे में रुपये की जो कदर है उसके ऊपर दबाव है। इसहाक़ डार साहब आज कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान स्मगल होता है डॉलर, ये बात बड़े अरसे से कही जा रही है लेकिन इसको रोकने में भी नाकामी है और ज़ाहिर है कि ये काम भी हुकूमत जो है उसको करना है। अब एक तरफ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसहाक़ डार साहब कहते थे कि नहीं होनी चाहिए और अब उनके दौर में हो रही हैं। वो शरह सूद के हवाले से कहते थे इतना नहीं होना चाहिए और अब जबकि वो वज़ीर ख़ज़ाना है तो बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ा और 16% जो है वो हो गया है और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के मनफी असरात ही मुरतब होने हैं। पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी ढांचा है उसका बराह रास्त शरह सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही कोई उसका असरात जो हैं वो मुरतब उस तरीके से होते हैं। तो शरह सूद को बढ़ाने से अफरात ज़र किस तरीके से कंट्रोल होगा ये बात समझ में नहीं आती है। महंगाई जो है वो भी अब बढ़ती चली जा रही है और इस बात का इतराफ़ भी किया जा रहा है। 25.5% का तो सरकारी एदाद शुमार हैं, लेकिन इसके आगे की सूरत हाल जो है वो यकीनन वो लोग बेहतर जानते हैं जो इस सारे अमल में से गुज़र रहे हैं। बिजली और गैस जो है, गैस तो है ही नहीं और बिजली जो है उसके बिल भी यकीनन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दबाव हैं। ये सूरत हाल जो है ये कैसे बदलेगी, किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे और हम जो तवक्कुआत लगाए बैठे हैं क्या वो पूरी होंगी, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं और चेयरमैन हैं टडैप के। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन हैं FBR के। शब्बर जैदी साहब, आपसे ज़रा मैं शुरू कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब इसहाक़ डार साहब बतौर वज़ीर ख़ज़ाना आए थे तो आपने एक बात की थी, आपने ये बात कही थी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो तवील मुद्दती सोच रखता है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने अपनी मिसाल भी दी थी कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वो शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर जो है वो बिलीव करता है। और इसहाक़ डार साहब, मैंने उस वक्त भी आपसे सवाल किया था कि कोई शॉर्ट टर्म सलूशन है इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का। अब वही सवाल दोबारा कर रहा हूँ कि इसहाक़ डार साहब ने संभाल लिया मामलात को, लेकिन आपको दिखाई देता है कि कोई हल शॉर्ट टर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल इस वक्त है मईशत की, उसमें हमारे सामने कोई ना शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उस वक्त तक जब तक हम एज ए बहैसियत कौम के दो काम नहीं करें। पहले तो हम ये बहैसियत कौम के हम ये रियलाइज करें कि हम मुश्किल हालात में हैं
और अगर हमने सही नहीं किया तो हम तबाह हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम अपने माशरती और माशी रवैयों को तब्दील करें। आप अगर पिछले 7-8 महीने देखें, बल्कि उससे पहले गवर्नमेंट ने भी देखें, तो हमने कोई भी अमल अपनी माशी बेहतरी के लिए अपने तौर पे नहीं किया है। जो कुछ भी हमने किया है वो किया है आईएमएफ की कंडीशनलिटीज को पूरा करने के लिए, वो भी एक धोखाधड़ी के अंदाज में कि जहां तक हो सके उनकी आंखों में धूल झोंक के कुछ निकाल लें। तो इसलिए ये चीज मुझे नहीं नजर आती। मैंने जब आपको उस वक्त भी कहा था कि इसाक डार साहब करेंगे, वो ये मैं कह रहा था कि जो करेंसी की स्पेकुलेशन हुई थी उसमें मिफ्ता साहब शायद उस तरह कंट्रोल नहीं कर सके थे, मगर इसाक डार साहब भी उसको नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो मुमकिन नहीं है। और वो चीज जिसके पीछे भाग रहे हैं वो ये है सर, कि अगर आपका रुपये आज ऑफिशियली भी अगर 225 का है और आपको ये नजर आ रहा है कि अगले 3, 4, 5 साल में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा नहीं होने वाला, तो कोई भी बंदा आपको उसकी पॉजिटिव रेंज नहीं देगा। तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि मैं किसी किसी जुगाड़ से इसको नीचे ले आऊंगा, तो वो गलत बात कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी इंपोर्ट के बिल को कट डाउन करें, जो वो नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हिट हो रही है। उसके कट डाउन करने का तरीका यह है जो मैं बार बार कहता हूं कि बाजारों को बंद करें और बिजली कंजम्पशन को कम करें। मैंने उनको बार बार मैं उनको कह रहा हूं कि वो अपनी नॉन एसेंशियल की इंपोर्ट को बंद करें। मैं उनको बार बार ये कह रहा हूं कि जी आप उम्रा और ज़ियारात की जो सेल्फ फाइनेंसिंग शुरू कराएं, ये जो आप 10,000 $10,000 देके लोगों को भेज रहे हैं ये बंद करें। मैं उन्हें बार बार कह रहा हूं कि आप पाम ऑयल की इंपोर्ट बंद पर हैवी ड्यूटी लगाएं और लोकल सीड को इंपोर्ट करें। वो ये सारे काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके जहन में, उनकी मैंडेट में ये काम नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो ये आएगा। तो पाकिस्तान का तो बदकिस्मती ये है कि ये आएगा। अब इसमें नदीम साहब बात ये है कि जब मैं 2019 के दिसंबर में कराची आया था इस्लामाबाद छोड़ के, तो मैं ये सोच कर आया था कि मैं कभी अब इस्लामाबाद जाके कभी किसी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं जाऊंगा और शायद बाहर बैठ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, मगर मुझे लग रहा है कि शायद हम जाने वाले हैं वापस। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप वो तो वापस जाने की बात कर रहे हैं और आपने तो सरकारी तौर पे ओहदा ले भी लिया है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो बात कर रहे हैं, शबर जैदी साहब जो बात कर रहे हैं, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपको क्या लगता है कि नहीं है इस वक्त सलूशन, और ये जो हालात हैं ये बतदरीज मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे? देखें, शब्बर जो कह रहे हैं वो जो शॉर्ट टर्म के अंदर या इमीडिएट कोई सोल्यूशन ऐसा खास नजर नहीं आता हमें कि जो है इतना कोई फौरी तौर पर कोई अर्जेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है। इसके शब्बर जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि अभी जो है ना अर्जेंट सोल्यूशन हमारे पास अगर देखा जाए तो इस इकोनॉमी को ठीक करने का, जिसमें हम हर साल 15 से 18 बिलियन डॉलर ब्लीड कर रहे हैं, तो ये कितने साल हम चला सकते हैं। अब जो है ना अगर अगले अब जो हमारी जो पोजीशन है इसमें जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बड़ा हो गया है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी मुसलसल जो है ना, वो जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट हर महीने जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमको बहुत अर्जेंट को बड़े डायनामिक किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। हो सकता है ये ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि अगर हम हमारा जो मसला है वो 15 बिलियन डॉलर का है, वो 15 बिलियन डॉलर के लिए एक तो मुझे तरीका ये नजर आता है, शब्बर अग्री करें कि ना करें, कि हमको जो है ना डॉलर के 2 दाम कर देने चाहिए। आज जो ये 30 बिलियन डॉलर है उसमें कुछ कमी आ रही है होम रेमिटेंसेस में। हमको इस वक्त चाहिए होम रेमिटेंसेस के अंदर हम जो है ना 7-8 बिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर बढ़ा लें। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम 2 दाम कर दें, जो होम रेमिटेंसेस आ रहे हैं उसका हम 5 रुपए 7 रुपए जन उस डॉलर को, जो प्रोफाइल है जिनकी वो अपने घरों को भेज रहे हैं, अपने भाइयों को भेज रहे हैं, वहां हम जो है 5 से 7 रुपए का अलग ग्रेड कर लें होम रेमिटेंसेस का। तो ये फौरी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि 5 से 7 बिलियन डॉलर जन उसका आपको रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखें, एक्सपोर्ट को अगर आपने बढ़ाना है, दोनों काम करने हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना तो वहां से 5 से 7 बिलियन डॉलर आ सकते हैं, अर्जेंट भी आ सकते हैं अगर हम फौरी तौर पर एक्सपोर्टर्स को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व कर दें। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका वो लिक्विडिटी का है, वो आप इतना बड़ा हाई इंटरेस्ट रेट है उसको उसके ऊपर नजरसानी करें। और गैस की सप्लाई में
जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके अंदर नंबर 1 पे इंडस्ट्री को ले आए। ये अगर 2 काम कर दें, अभी देखें अगर हम 54% एक्सपोर्ट है कराची या सिंध और बलूचिस्तान की टेरिटरी से, उसको अगर आप देखते हैं 54% का मतलब $15 बिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ से है, 15 बिलियन प्लस का। ये 15 बिलियन प्लस का जो एक्सपोर्ट है, ये मेरे हिसाब से 20 बिलियन है अगर हम इनको गैस दें। आज हम गैस काट रहे हैं, जनरल इंडस्ट्री को हमने काट दिया है, जो हमारी वेंडर इंडस्ट्री है उसको हम काट रहे हैं। इसके बाद जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कह रहे हैं आप 50% कर्टेल करो, और उसके लिए भी झगड़े चल रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि ये 900 रुपए वाली गैस नहीं लो, तुमको हम 3300 रुपए वाली गैस लेंगे, तो हम उनको आउट ऑफ कंपटीशन कर रहे हैं। इन सारी बातों को जब आप देखते हैं तो हमें फौरी तौर पर ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। हमको ये देखना चाहिए कि डॉलर किस रास्ते से आ रहा है और हमें कैसे मिल सकता है। उस डॉलर को लेने के लिए हमको थोड़ी बहुत कीमत भी चुका देनी चाहिए। मैं ज़ुबैर साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शबर जैदी साहब, ज़ुबैर साहब ने बात की कि शरह सूद जो है उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। सागदार साहब भी इसके एडवोकेट थे। ये बजाय कम करने के आप उसको 16% पर ले गए। आपको क्या मंतक इसके अंदर दिखाई देती है? इसका कितना ताल्लुक वास्ता है पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र के साथ, और क्यों ये बढ़ा रहे हैं शरह सूद कि मतलब ना इंडस्ट्री का पहिया चले ना कुछ हो, उसकी देखे तो सही कि आ किधर गया है मामला। देखिए नदीम साहब, शरह सूद बढ़ी है, उसके बाद सबसे पहला रिएक्शन मेरा आया था और मैंने कहा था, अब देखिए मेरा ट्वीट आया था विद इन 5 मिनट्स कि ये बकवास है और ये बुकिश किया है। प्रॉब्लम ज़ुबैर मोतीवाला का, मेरा नहीं है। प्रॉब्लम हमारे मुल्क के सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट का, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े मईशतदार बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ऐसी रॉकेट साइंस बोलते हैं जो हमें समझ नहीं आती। वो क्यों नहीं पब्लिकली आके कहते कि शरह सूद में बढ़ाने में गलती की है? ये जो मुनाफिकाना रवैया है ना, ज़ुबैर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा मुल्क मुनाफिकीन का मुल्क है। पाकिस्तान में मैं और ज़ुबैर मोतीवाला से एग्री कर रहे हैं, कह रहे हैं पब्लिकली कि ज़रदार साहब ने गलती की है, मगर ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये क्यों नहीं कह रहे? हफीज पाशा साहब ने कोई बयान दिया, इशरत साहब ने कोई बयान दिया? जब पाकिस्तान में आप मुनाफिकाना रवैये को आगे बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट तो फिर यही करेगी ना जी। आपने ये जो किया है, सब पूरी दुनिया जानती है ये गलत किया है, ठीक है, मगर इसके सामने आवाज किसकी आ रही है? किसी की आवाज नहीं आ रही है। मैं हूं अपने तौर पे, मैंने पहले कहा कि गलत है, मगर सवाल ये है कि हमारा पुलिस वाला करप्ट नहीं है, वो चोर नहीं है। चोर ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो पाकिस्तान में सही बात करने को तैयार नहीं है। अगर आज वो सही बात करें तो ये मसला नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि IMF की किताबों में लिखा है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने का तरीका यह है कि बड़ी सप्लाई को कम कर दिया जाए। अब आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि एक कंट्री है टर्की, वो अपना डिस्काउंट रेट कम कर रहा है, हम अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा रहे हैं, दोनों में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। टर्की ने अपना डिस्काउंट रेट कम कर दिया है, पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया है। अब ये मुझे समझा दिया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं जो मैंने अपने ट्वीट में लिखा है। ये क्यों बढ़ाया गया है? ये इसलिए बढ़ाया गया है कि जो बाजार में आउट ऑफ बुक मनी का धंधा कर रहे हैं, जो बाजार में किताबों के बाहर पैसे दे रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जाए और उनको सूद की रकम जो कि जो आउट ऑफ बुक को सूद लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाके उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। ये सारा खेल ये है, ये सारा एक माफिया है और इस माफिया में हमारे सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग वाले शामिल हैं और ये पूरा एक सर्किल है जो स्टॉक चेन को तबाह कर रहा है, जो इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। ये क्योंकि उनके पास फ्लोट है कैश का और उस कैश के फ्लोट से पूरे पाकिस्तान के माफिया को चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ शबरजादी साहब, मैं आता हूँ क्योंकि ये जो आपने बात की है, मैं ज़रा ज़ुबैर मोतीवाला साहब से भी इस चीज़ का जवाब ली। ज़ुबैर साहब, आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है और ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी है और फिर आप उसको एक नुमाइंदा शख्सियत भी हैं। आप नज़र सानी का तो कह रहे हैं
लेकिन मतलब इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती कि भाई इसका क्या ताल्लुक वास्ता है पाकिस्तान की मईशत के साथ कि आप शरह सूद बढ़ा दें? वो बात देखें जो शब्बर साहब ने की ना बात, असल तो बात वही है कि वो किताबों में यही लिखा हुआ है कि जब आपकी मनी सप्लाई आप कम करेंगे, मनी सप्लाई कम करने का एक तरीका यही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, तो आपकी सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो वो इंटरेस्ट को, वो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड है उसको जो है ना वो थियोरेटिकली रोकना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। वो थियोरेटिकली अगर उसको कम करते हैं तो उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर थियोरेटिकल काफी चीजें कम चलती हैं, बहुत ज्यादा चलती नहीं। अब उसके अंदर मेरा सजेशन ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटरेस्ट रेट आपने 16% कर दिया तो इसको जो है ना 10% कर दो, ये मैं नहीं कह रहा। अगर आपके पास कोई वजूहत है, कोई आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं तो आप जो है ना इसको, आपको कम अगर ज्यादा करना भी चाहते हैं तो अगर करते हैं तो सामने एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसी चीज दे दें जिससे ये ऑफसेट हो जाए। ये जो इम्पैक्ट है इसको ऑफसेट करना है। हमने ये देखना है कि एक्सपोर्ट वाइबल कैसे होती है इस मुल्क में। ये जरूरी नहीं कि हम इंटरेस्ट रेट कम करके ही करें, या ये जरूरी नहीं कि हम कुछ और करके करें। मैं समझता हूँ ये सारे नंबर्स होते हैं। अगर आप एक कमोडिटी बना रहे हैं तो उसके अंदर जब आप कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर एनर्जी है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स हैं, फिर ये है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट है, फाइनेंशियल कॉस्ट हैं, ये सारी चीजें बनके एक कॉस्ट बनती है। ये कॉस्ट जो है ना उसको मैंने मेंटेन करना है अगेंस्ट माई जो है ना हमारी जो राइवल कंट्रीज हैं, जो हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ मैंने जो है ना अपने कॉस्ट को बराबर करके मैंने अपने माल को बेचना है। तो अगर जहां कंफर्ट गवर्नमेंट का है वहां बैठ के हम उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार है। मैंने उनको पूरा एक पेपर तैयार किया, मैं उनको इंशाल्लाह ताला भेज रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ हम मार खा रहे हैं, क्यों हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता और हम क्यों दूसरों का एक्सपोर्ट हमारी तरफ क्यों नहीं कर सकते, और जो है ना जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम कैसे, क्यों नीचे जा रहा है एक्सपोर्ट। ये सारी मैंने उसके ऊपर वो जो है ना सैरासिल गुफ्तगू उसमें की है, और उसके अंदर मैंने ये ना सारा कहा है। और उसके अंदर कुछ तो ऐसा है कि गैस की प्राइस अब ना भी घटाए तो आप एक काम करेंगे, अवेलेबिलिटी पूरी कर दे, ताकि जो मेरी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कम हो जाए। और जो अगर गैस मेरे पास होगी मौजूद तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन आएगा, जो प्रोडक्शन आएगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। ये मेरा उनसे कहना है। देयर आर वेज टू इट। मामला सारा $15 बिलियन का है हर साल का। ये $15 बिलियन की टेक केयर जो हमारे आज 60 बिलियन आ रहे हैं, उसमें हमने 7.5 यहाँ ऐड करने और 7.5 वहां ऐड करने। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके साथ अगर जब हम 30 बिलियन कर सकते हैं एक्सपोर्ट, तो हम 37 भी कर सकते हैं। जब हम 30 बिलियन रेमिटेंस पाकिस्तानी बेच सकते हैं तो 37 भी बेच सकते हैं, कर सकते हैं। अब शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि मईशत जो है, ठीक है, ज़ुबैर मोतीवाला साहब बात कर रहे हैं कि हम अगर 30 कर सकते हैं तो 37 भी कर सकते हैं। आपने 32 की थी, अब हम नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर कैसे आना है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत है वो स्लो डाउन है। इस वक्त जो आलमी सतह के मामलात हैं वो ज़ाहिर है वो भी दिगर गूँ हैं। फिर मुल्क का जो निज़ाम है जिस तरीके से चल रहा है, उसमें हमारे पास डॉलर की कमी और बहुत सारी चीज़ों का सिलसिला जो है वो यकीनन परेशानी का सबब बन रहा है। लागत में इजाफा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाए तो फिर ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो बात कह रहे हैं 37 अरब करने की, वो किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ों के नतीजे में उसके असरात मुल्क पे भी असर अंदाज हो रहे हैं। इस 8 महीने में आपको कोई पॉलिसी दिखाई दी है कि हम कोई रास्ता तो लें ना कि हमने ठीक कैसे करना है? देखिए नदीम साहब, कहना अच्छा नहीं लगता मगर पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा ट्रक है जो कि खाई की तरफ गिर रहा है, और उसको खाई की तरफ गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस वक्त किसी को भी बिठा दें वो इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में एरर आ गया है। फंडामेंटल्स में ये एरर आ गया है कि बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब कि हम एक्सपोर्ट को 37 कर सकते हैं। हमें ख्वाब देखने से कोई नहीं रोक सकता, हम ख्वाब जितना मर्जी देख लें, मगर जो 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 ग्राउंड रियलिटी है उसमें मैं एक्सपोर्ट को अगले 3 सालों में भी 40 होता हुआ नहीं देख रहा। देखिए मुझे बड़ी अच्छा लगे कि 50 हो जाए या 100 हो जाए, मगर मैं ग्राउंड रियलिटी पे कह रहा हूं कि वो 40 भी नहीं होगी। और हमारा इंपोर्ट जो है वो 80 पे जाने वाला है, ये भी मैं देख रहा हूं, इसको भी कोई रोक सकता। तो जब ये 30 से 35 बिलियन डॉलर का डेफिसिट आने वाला है, जो मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और दीवार पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा बल्कि IMF की मई की रिपोर्ट के पेज नंबर 35 के शेड्यूल नंबर 3A में लिखा हुआ है, उन्होंने लिख के दे दिया है कि ये आपका एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है।
उन्होंने दे दिया, आप उसको चैलेंज करें कि वो गलत कह रहे हैं, उसमें आपका ट्रेड डेफिसिट 40-35 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब अगर एक ट्रक खाई पे गिर रहा है तो उस पर दो सोल्यूशन हो सकते हैं मेरे पास नदीम साहब। एक सोल्यूशन तो यह है कि इसको खाई में गिरने दें, हो सकता है कि जो बच जाए उसको अच्छा चला लें। दूसरा सोल्यूशन यह है कि इस टूटे फूटे ट्रक को मैं चलाता रहूं और इसी इन्हीं ड्राइवर्स को कहूं कि चलाते रहें और ये आगे चल रहे। मेरे जहन में सोल्यूशन पहला वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है कि एक दफा इसको सही होने दें, करेक्शन होने दें, इस माशरे को, इस इकोनॉमी को एक दफा करेक्शन होने दें, और ये करेक्शन होगी जब ये सही होगा। सही होगा। मैं शब्बर ज़ैदी साहब आता हूँ, ज़ुबैर मोतीवाला साहब यहीं से मैं जोड़ रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम खाई में जा रहे हैं तो एक दफ़ा हम गिर जाएं ताकि हमें हमारी करेक्शन हो जाए और उसके बाद फिर नए सिरे से काम जो है वो स्टार्ट हो। नहीं, मैं आई टोटली डिसएग्री शब्बर भाई के साथ। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और बड़े मेरे दोस्त हैं, लेकिन देखिए खाई में गिरने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट कर जाएं और पाकिस्तान अल्लाह ना करे दिवालिया आप डिक्लेयर कर दे, और उसके बाद जो बचे हैं उसके अंदर इनको ये पूछें कि कैजुअलिटी किस किस की होगी, और कैजुअलिटी में क्या मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे, और कितने लोग आएंगे, मुल्क के कौन से हिस्से कैजुअलिटी के नजर होंगे। आप डिफॉल्ट का मतलब ये ग्रीस का डिफॉल्ट नहीं है, यूरोपियन कंट्री का डिफॉल्ट नहीं है, ये उस मुसलमान मुल्क के डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं जो एटमी ताकत है। हम इसका सोच भी नहीं सकते। हमको इस डिफॉल्ट को किसी हालत में भी रोकना है और उसको हम कर सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई बात में फर्क नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं दिख रहा मुझे दीवार आगे 40 बिलियन में नहीं दिख रहा, मैं आपको कहता हूँ कि गैस दे दें और मेरे से एग्रीमेंट कर ले कि अगर नहीं बढ़े तो जो मुझे आप करना हो मुझे कर देना। मुझे पता है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, आज देखिए दुनिया के अंदर प्राइस वॉर है। शब्बर साहब जो है ना इंटरनेशनल मार्केट को हमसे ज्यादा नहीं समझते, बहुत समझते हैं, हमसे ज्यादा नहीं समझते। हमने कई ऑर्डर्स जैसे होते हैं जो कि कमोडिटी के होते हैं। कमोडिटी हम किसमें कहते हैं? टेक्सटाइल को। जैसे पोलो शर्ट हो गए, वो कंटेनर की लोड के हिसाब से बिकते हैं, उसके उसके बड़े सौदे होते हैं। वॉलमार्ट के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वहां प्राइस के साथ चलता है मामला कि आज हमने ये प्राइस इसकी ये रखी है, आप नीचे से कितना बिड करते हैं। वो $5 रखते हैं, अब दो लोग 4.90, 4.80, 4.70 इस तरह से कोट करते हैं। या उल्टा मामला, आज दुनिया के अंदर बिजनेस का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अगर ये मुझे $5 में अगर बांग्लादेश को 4.70 में ले जाता है और मेरे अंदर गवर्नमेंट अगर ताकत दे कि मैं 4.60 में ले जाऊं, तो फिर मुझसे ये ऑर्डर कोई नहीं लेके जा सकता और फिर एक्सपोर्ट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बातें हम इसलिए नहीं कर सकते कि मेरे पास एनर्जी नहीं है। अगर हम गैस की प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर गैस के नंबर 1 इंडस्ट्री को कर दें, क्योंकि एक तो शबर भाई को ये पता नहीं शायद कि हम जो इंडस्ट्री को जब इस वक्त गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोटल 380 MMCF है, जिससे $15 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, और टोटल जो है ना हम 900 MMCF आज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बाकी डोमेस्टिक में जा रही है, फर्टिलाइजर में जा रही है, पावर में जा रही है, और सबसे बड़ा जो इसका जो प्रॉब्लम है डोमेस्टिक के अंदर 50% से ज्यादा चोरी, पिलफरेज, लाइन लॉसेस हैं। इसको हम डाइवर्ट कर दें और डोमेस्टिक के अंदर जो है ना सिलेंडर की गैस दे दें, तो वहां जीरो हो जाएगा आपका जो चोरी और लाइन लॉसेस है। और इंडस्ट्री जो है जिसमें 4% के लाइन लॉसेस है, वहां अगर आप देंगे तो प्रोडक्टिव बेसिस होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और आप ये 7-8 बिलियन की बात करते हैं, मुझे इससे ज्यादा नजर आता है, लेकिन मैं यहाँ उसका दावा इसलिए नहीं करता कि जो है ना ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये हो सकता है। मुझे ज़ुबैर मोतीवाला साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, ये फरमाइएगा कि आप बेसिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं और जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भी बात की कि जी डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, ज़ाहिर है न्यूक्लियर पावर है, डिफ़ॉल्ट करना अफोर्ड ही नहीं हो सकता और लोग भी आपकी शायद मदद को आ जाएंगे, वो होने भी नहीं देंगे। ऐसी सूरत हाल में असल चीज़ ये है कि जो हमारा अफरात ज़र है, जो बहसीत कौम हम एक हिजान की कैफियत में चले गए हैं, उसमें कोई आपको बेहतरी की उम्मीद लगती है कि नहीं अब ज़रा ये सिलसिला दराज ही रहेगा? मैं अपना पहला क्लैरिफाई कर दूं। मैंने आज एक ट्वीट दिया है, आप मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। मैंने उसमें ट्वीट में ये कहा है कि एक होता है सॉवरेन डेट डिफॉल्ट। सॉवरेन डेट डिफॉल्ट का मतलब होता है जब पाकिस्तान अपने बैरूनी सॉवरेन जो है स्टेट अपने डेट्स पे नहीं कर सकती
उसको सॉवरेन डेट डिफॉल्ट बोलते हैं। मैंने उस ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान सॉवरेन डेट में डिफॉल्ट नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, 23 में नहीं करेगा, 24 की बात में नहीं कर सकता। मगर पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट में इस वक्त इसलिए बैठा हुआ है कि पाकिस्तान में जुबैर मोतीवाला साहब अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो टीवी पे नहीं कहना चाहें, कि इस वक्त मेरी एलसीआं नहीं खुल रही और बैंक मुझे ये कह रहा है कि आप अगर एक्सपोर्ट की रेमिटेंस अरेंज करोगे तो मैं इंपोर्ट की एलसी खोलूंगा। ये हकीकत है या नहीं है? अगर ये हकीकत नहीं है तो मुझे बता दें कि ये क्या पोजीशन है। ये भी टेक्निकल हमारी डेफिनेशन में ये डिफॉल्ट है। दूसरी बात ये है कि डिफॉल्ट होने से कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, उनकी कैजुअलिटी होगी जिनके पास जो नाजायज काम कर रहे हैं। रशिया भी एक एटॉमिक पावर था, यूक्रेन भी एटॉमिक पावर था, कजाकिस्तान भी एटॉमिक पावर था। पाकिस्तान कोई ऐसी तूफान चीज नहीं है कि जो अगर हमारी कोई परेशानी आई तो कोई हमें मदद करने के लिए आ जाएगा। पाकिस्तान की कोई ऐसी दुनिया में इंपॉर्टेंस नहीं है जिसको हम सर पे उठा के बैठे हुए हैं। एक बड़ा आम सा, बड़ा गरीब सा और बड़ा कमजोर मुल्क। तो ये दिमाग से निकाल दें कि कोई ऐसा तूफान आ जाएगा कि पाकिस्तान में कोई तबाही फिर जाएगी। मगर मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि सॉवरेन डेट डिफॉल्ट नहीं होगा, मगर जो करंट अकाउंट डिफॉल्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसा आप खुद कह रहे हैं कि मुझे रेमिटेंस का और एक्सएलसी का 2 रेट कर दें। ये मैं एग्री करता हूं, शायद ये कर देना चाहिए, मगर ये सारी चीजें वो हैं जो वो लोग करते हैं जो अपनी करेंसी मैनेज नहीं कर सकते। उसी को हम अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में डिफॉल्ट बोलते हैं या नकारात्मक बोलते हैं। अच्छा, आप जुबैर मोती, मैं आता हूं शब्बर साहब, जुबैर मोतीवाला साहब आप क्या कहते हैं? मुझे 1 मिनट में कंप्लीट कर दें। दूसरी बात, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि गैस कंज्यूमर की बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। मैं 100% एग्री करता हूं जुबैर साहब से कि गैस कंज्यूमर को सिलेंडर में जानी चाहिए, मगर मैंने डील किया है, जुबैर साहब जानते हैं, मैंने डील किया है ट्रेडर्स के साथ। मैं आपको आज यकीन से कहता हूं कि आप आज गैस का कनेक्शन बंद करें, अगर ये आधे घंटे बाद सड़क पर राइट्स नहीं हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं उसका। आप बंद करके देखें, आप आधे घंटे के लिए मैं एग्री करता हूं बंद होना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूं, मैं 100% एग्री करता हूं होना चाहिए, मगर आप आधे घंटे के लिए लालू खेत की गैस बंद करें, फिर मुझे बताएं कि लालू खेत में शाम को क्या होता है। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी बात है। जोहर साहब कह रहे हैं कि मुझे गैस दे दें, मैं एक्सपोर्ट बढ़ा दूंगा, फिर एनफ। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा तो मैं चांद भी नीचे कब्जा कर लूंगा। तो भाई ये नहीं होने वाला। जी जुबैर साहब, अब आप क्या कहते हैं? ये वो कह रहे हैं कि टेक्निकली डिफॉल्ट तो हम गुजर रहे हैं। एक बात तो ये कि मेरी और शब्बर का कोई मुज़ाकरा नहीं है, हम दोनों एक ही तरफ खड़े हैं और दोनों पाकिस्तान को बनाने की और बचाने की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात क्लियर है कि मैं और शब्बर बहुत समझदार आदमी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं तिफल मकतब हूँ, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री चलाने का और एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। उसके लिहाज से मैं ये कहता हूं कि ये जो लालू खेत की बात कर रहे हैं, शायद मैं इनकी बात से थोड़ा बहुत एग्री करता हूं, लेकिन अभी लालू खेत में भी गैस नहीं आ रही। कौन से बलवे हो गए, किसी को गैस नहीं मिल रही। इस तरह से जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं कि 1200 की रिक्वायरमेंट है और हम 800 हमारे पास गैस है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनसे पहले भी कहा हुआ है, एसएचजीसी से भी कहा है, मिनिस्टर से भी कहा कि काम करें, आप शुरू करें बड़े लोगों से। मुझे सिलेंडर से गैस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना होना चाहिए। 300 और इससे बड़े घर के जो गज के जो घर हैं उनके अंदर आप गैस बंद कर दें, उनको कहेंगे भाई सोलर गीजर लगाओ और जो है ना इलेक्ट्रिक हीटर के चूल्हे लगाओ, या जो है ना तुम एलपीजी के सिलेंडर ले लो। इसमें आप यहां से शुरू करेंगे, जब आप बड़ों को करेंगे तो छोटों को नजर आएगा कि ये बड़ों को पहले हाथ लगाया गया है, हमको ये करना पड़ेगा, गैस डिप्लीशन है और हम जो है ना 3300 रुपए की गैस 300 रुपए में नहीं बेच सकते। ये मतलब ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। हम सर्कुलर डेट क्रिएट करते चले जाएंगे और हम एक तरफ एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा पाएंगे, इंडस्ट्री को भी नहीं चला पाएंगे और लोगों को भी खुश नहीं रखेंगे। एक और बात मैं शब्बर भाई को बताऊं कि शब्बर भाई, पाकिस्तान में जिस गैस की आप बात कर रहे हैं, जिस मलबे की आप बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो सिर्फ अर्बन एरियाज हैं। रूरल एरियाज के अंदर आज भी 70% of the Pakistan does not get gas for their home purposes, for their domestic heating purposes. And there are only 30% people who are getting the gas. ये वो लोग हैं जो अर्बन एरियाज में, अर्बन की विसिनिटी में रहते हैं। आपके वहां वही आज भी कन्वेंशन जुबैर साहब जरा इससे थोड़ा सा जी कर देते हैं। और अगर 100 MMCF गैस, सिर्फ 100 MMCF गैस जो है ना, अगर हम कराची की इंडस्ट्री को दे देते, मैं आपको गारंटी से देता हूं कि $5 बिलियन से $6 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा सिर्फ कराची से।
तो मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, तो मैं वसूख से बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। मुझे पता है कि अगर गैस मिल जाए और सही दामों में मिल जाए तो हम जो है ना कॉम्पीट करके हम माल बेच सकते हैं। मुझे ये पता है कि अगर इंटरेस्ट क्या फाइनेंशियल चार्जेस कुछ कम हो जाए, रीफाइनेंस के अंदर कुछ काम हो जाए और ये पैसे अगर हमारे पास आ जाए, हमारे सेल्स से रिफंड है वो टाइम पे मिल जाए, तो मैं आपको वसूख से बात कर रहा हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना शबर भाई बढ़ सकता है। आप इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखें। एंड मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आदमी हूँ और मुझे पाकिस्तान पे हमेशा भरोसा रहा है। जब वो हम जब इंटरव्यू होते थे ये 2006-2008 का जो डिबेकल आया था, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, अब निकाल लें पिछली हमारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग। मैंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना इसमें पाकिस्तान को कम से कम नुकसान होगा और नुकसान सारे होगा, गवाह ठीक हैं। है। जुबैर साहब मेरे पास चूंकि अब 1 मिनट रह गया है, शब्बर साहब ये फरमा दीजिएगा, लास्ट मिनट है, कि डॉलर पे रुपए पे दबाव रहेगा, डॉलर बढ़ेगा? देखिए मैंने कहा ना कि अगर कोई हमने सब्सटेंटिव एक्शन नहीं लिया, मैं जुबैर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, मगर ये कभी कोई बात नहीं करते इंपोर्ट घटाने की। मैं बार बार इन्हें कहता हूं कि बाजार 6 बजे बंद करें, ये कभी उसकी बात नहीं करते। मेरे हिसाब से उससे $3.5 बिलियन का एनर्जी फ्यूल बचेगा। मैं इन्हें कहता हूं कि बड़ी गाड़ियां बंद करें और 3 दिन के लिए पाबंदी लगाएं उनके ऊपर, उससे $1.5 बिलियन बचेगा। मैं कहता हूं कि सेल्फ फाइनेंसिंग उम्रा और ज़ियारत करें, उससे साढ़े $1.7 बिलियन बचेगा। हर बंदा 10,000 रुपए लेता है, उम्रे पे जाता है, और उससे और तकरीबन 2.5 लाख बंदा उम्रे पे जाता है। इसको सेल्फ फाइनेंसिंग कर दें। देखिए ये सारे खेल जो खेल रहे हैं ना बैठ के, ये एक्सपोर्ट ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये अनफॉर्चुनेटली अमीरों को प्रोटेक्ट करने की बातें हैं कि बाजार बंद नहीं करने, ना आपने बड़ी गाड़ियों को पाबंदी लगवानी है, ना आपने उम्रा ज़ियारत बंद करानी है। ये सारा खेल एलीट माफिया का है। इसलिए मैं कहता हूं इस गाड़ी को एक दफा गिरने दें, जब गाड़ी गिरेगी तो शायद बेहतरी निकल आए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।